गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का टॉपिक है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 और उसके अंतर्गत जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है दोहरा शासन, द्वैध शासन। इसमें एक शब्द और लिखना चाहिए था मुझे, प्रांतों में द्वैध शासन, तो ज़्यादा क्लियर हो जाती बात। यानी हम 1919 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय स्तर पर दोहरे शासन की स्थापना की गई थी उसकी चर्चा आज हम करेंगे। थोड़ी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी, आज इसको और विस्तार से देखेंगे। देखिए, 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता अगर कोई थी तो वो यही थी कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, जिसे दोहरे शासन के नाम से, डायरकी के नाम से पुकारा गया था। दोहरा शासन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया था। कुछ हिस्सा विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को दिया गया और कुछ हिस्सा गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके नियंत्रण में रहा, यानी गवर्नर के नियंत्रण में रहा। यानी जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया। अभी और विस्तार से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन विशेषताओं को समझ लें। देखिए, ये जो पहली बात लिखी है मैंने कि केंद्र तथा प्रांतों के मध्य कार्यों का विभाजन, पहली चीज तो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय प्रणाली का बीजारोपण होता हुआ दिखाई पड़ता है। अधिनियम ने विधायी शक्तियों को दो भागों में बांटा। कुछ शक्तियां प्रांतों को दी गई, प्रांतीय महत्व के विषय, जो स्थानीय महत्व के विषय थे वो प्रांतों को दे दिए गए। जैसे आप ले सकते हैं भू राजस्व, चिकित्सा, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि वगैरह वगैरह। इस तरह के विषय जो है जो स्थानीय महत्व के थे वो प्रांतों को दे दिए गए। और राष्ट्रीय महत्व के विषय थे जो केंद्र सरकार को दिए गए, जैसे विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, डाक तार, यातायात, संचार वगैरह वगैरह, ये केंद्र सरकार को दे दिए गए। रेलवे वगैरह का जो काम था वो केंद्र सरकार को मिला। साथ में इसमें राजस्व स्रोतों का भी विभाजन किया गया। देखिए, जब काम बांटे जाएंगे तो धन भी का भी बंटवारा होना जरूरी है, धन के स्रोतों का बंटवारा भी होना जरूरी है। और इसमें प्रावधान ये किया गया कि कुछ मामलों में धन एकत्रित करने की शक्ति जो है राज्य सरकारों को दी गई, कुछ में केंद्र सरकार को दी गई। राज्य सरकार मैं कई बार कह जाता हूँ, लेकिन वो प्रांतीय सरकार समझना है आपको इसमें, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे ये जो आज जिन्हें हम राज्य कहते हैं वो राज्य नहीं थे। उस समय उनको प्रांत, प्रोविंस कहा गया था। आज़ादी के बाद हमने संविधान में उनको राज्य का नाम दिया। हालांकि उनकी स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक तरह से सम्मान देने के लिहाज से उनका नाम प्रांत से बढ़ा करके राज्य कर दिया। संघीय व्यवस्था वाले देशों में कहीं प्रांत मिलता है, जैसे कनाडा जो है वहाँ प्रोविंसेस कहा जाता है, और अमेरिका में स्टेट्स कहा जाता है उनको। और ये बेसिकली दोनों के बनने की प्रक्रिया में अंतर के कारण ऐसा हुआ है। खैर, यहाँ इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब संघवाद की कहीं बात होगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात इसमें ये थी कि दोहरा शासन की प्रांतों के शासन में एक रूपता स्थापित की गई थी इसमें, कि प्रांतों के जितने भी
शासन जितने भी प्रांत थे, 8 प्रांत थे ब्रिटिश भारत में उस समय, उन सभी को एक जैसी सरकार स्थापित की गई इस अधिनियम के द्वारा। पहले जबकि 2 तरह के प्रांत बना रखे थे, एक रेगुलेटेड और एक नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड प्रांत थे 3, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ये 3 रेगुलेटेड प्रांत थे, इनकी सरकार अलग तरह की थी। बाकी जो पंजाब वगैरह जो थे, असम, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, ये अलग तरह के थे। इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा सबको बराबरी पर ले आया, सबके लिए एक जैसा संविधान प्रतिपादित किया गया। दोहरा शासन, दोहरा शासन जिसकी बात हम कर ही रहे हैं, हाँ जी, तो दोहरा शासन हम बात कर रहे हैं। दोहरा शासन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या किया गया कि जो प्रांतीय सूची के विषय थे, उन विषयों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन अंतिम रूप से गवर्नर के हाथों में रखा गया, जिसमें उसकी सहायता करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई। ये कार्यकारिणी परिषद की जो थी, ये और गवर्नर इन हस्तांतरित आरक्षित विषयों के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। और दूसरे विषय रखे गए आरक्षित हस्तांतरित विषय, जिनका प्रशासन विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों में से जो मंत्री बने हैं, उन मंत्रियों को सौंपा गया। और इन मामलों में गवर्नर को, यानी राज्यपाल को, मंत्रियों की सलाह से काम करना था। यानी विषयों का बंटवारा दो भागों में किया गया। प्रांतीय सूची के विषयों का बंटवारा 2 भागों में किया गया, जिसमें एक भाग गवर्नर के पास रहा, जिसको आरक्षित विषय कहा गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स कहा गया। उनमें निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर का था। और दूसरे हस्तांतरित विषय, जिनमें गवर्नर को मंत्रियों के परामर्शानुसार कार्य करना था, सामान्यतया ये व्यवस्था की गई। अब बंटवारा कैसे किया गया? जैसे हस्तांतरित विषयों की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के विषय रखे गए। एक तो लोक कल्याण से संबंधित विषय और दूसरा आर्थिक विकास से संबंधित विषय। ये हस्तांतरित विषयों में रखे गए। जैसे मान लीजिए चिकित्सा सेवा, शिक्षा, कृषि, ये सब जो है, औद्योगिक विकास, ये सब जो है हस्तांतरित विषयों में शामिल किए गए। दूसरे आरक्षित विषय, जिनका प्रशासन गवर्नर को अपनी मर्जी से करना था, उनमें वित्त, यातायात, इसी तरह से राजस्व, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस प्रशासन, न्यायालय, ये सारे विषय जो हैं आरक्षित विषयों में रखे गए। तो जो आरक्षित विषय थे, उनका प्रशासन गवर्नर को कार्यकारिणी परिषद की सहायता से संचालित करना था। निर्णय लेने की अंतिम शक्ति गवर्नर के पास थी सभी परिस्थितियों में। और जो हस्तांतरित विषय थे, उनमें गवर्नर को मंत्रियों के परामर्शानुसार कार्य करना था, जिनमें निर्णय की शक्ति सामान्यतया मंत्रियों के पास थी। फिर क्या हुआ? राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त थी। इसमें क्या थी? वो
आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल के पास ये शक्ति थी कि वो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। मंत्रियों को पद से भी हटा सकता था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले सकता था। और हस्तांतरित विषयों के मामले में सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल के पास ये शक्ति थी कि वो उनके प्रशासन के मामले में मंत्री द्वारा दी गई सलाह को इग्नोर करके, उसको उपेक्षा करके अपना निर्णय कर सकता था। उसको ये अधिकार था, लेकिन सामान्यतया उससे अपेक्षा की गई थी कि वो मंत्रियों के परामर्शानुसार कार्य करेगा। फिर विवाद की अगर कोई स्थिति बनती है कि कोई विषय हस्तांतरित विषयों से संबंधित है या आरक्षित विषयों से संबंधित, तो इसका निर्णय भी राज्यपाल को ही करना था। अंतिम रूप में निपटारा राज्यपाल का निर्णय अंतिम था। जैसे कहते हैं ना, अंपायर का निर्णय अंतिम, तो अंपायर इसमें राज्यपाल था। मान लीजिए कार्यकारिणी परिषद और मंत्री के बीच में विवाद होता है कि साहब ये विषय तो हमारे दायरे में आता है, तो अंतिम निर्णय गवर्नर का, और गवर्नर निश्चित रूप से अपने पास ही रखना चाहेगा शक्ति। नेक्स्ट, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के लिए पृथक पृथक बजट का अभाव था। अलग अलग वित्तीय स्रोतों का प्रावधान नहीं किया गया था। बजट एक ही जगह था और उसमें जो बंटवारा करने का अधिकार वो गवर्नर के पास था। नेक्स्ट, अलग से लोक सेवकों की भी कोई व्यवस्था नहीं थी इसमें। भाई कोई अलग से लोक सेवक हो हस्तांतरित विषयों के प्रशासन के लिए, ऐसा नहीं था। वही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हस्तांतरित विषयों का प्रशासन देखते थे और वही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो हैं वो आरक्षित विषयों का प्रशासन देखते थे। तो ये था दोहरा शासन। कुल मिला के बात ये है, सार संक्षेप ये है कि प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांटा गया। कुछ जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर के नियंत्रण में रहे, और कुछ जो कम महत्व के विषय थे ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से, भारतीय जनता की दृष्टि से तो महत्व के थे क्योंकि आर्थिक विकास और लोक कल्याण के विषय थे, वो मंत्रियों को दिए गए। और ये गवर्नर के लिए तय किया गया कि हस्तांतरित विषयों के मामले में वो मंत्रियों के परामर्श से काम करेगा और आरक्षित विषयों में वो स्वविवेक से कार्यकारिणी परिषद के परामर्शानुसार कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द्वैध शासन का मूल्यांकन हम करते हैं। तो देखिए, द्वैध शासन भारत में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में पहला कदम था। हालांकि अधूरा था, लेकिन पहला कदम था। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। लेकिन इसमें सैद्धांतिक कमियां थी और व्यवहारिक कठिनाइयां भी थी, जिनके कारण ये सफल नहीं हो पाया। एक लेखक हुए गुरुमुख निहाल सिंह, उनका ये कहना है कि शब्द के दोनों ही अर्थों में, यानी उत्तरदायी शासन की जब हम बात करते हैं तो दो अर्थ में हम बात करते हैं कि एक तो ऊपरी नियंत्रण कम हो जाए या समाप्त हो जाए, और दूसरा शक्ति का जनता को हस्तांतरण। दोनों ही अर्थों में जो है ये महत्वपूर्ण था। इसमें ऊपरी नियंत्रण से भी कुछ हद तक मुक्ति प्रदान की गई थी और जनता को शक्तियों का हस्तांतरण भी किया गया था, ऐसा गुरुमुख निहाल सिंह कहते हैं। आगे हम चलते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन का मूल्यांकन अगर हम करें तो हम पाते ये हैं कि ये सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हुआ, क्या कारण रहे इसकी विफलता के, या इसमें क्या कमियां रही, उन कमियों की बात हम करते हैं। सबसे पहली बात तो कि विषयों का जो विभाजन था वो मनमाना था, अवैज्ञानिक था, अतार्किक था। हमने बताया आपसे कि दो भागों में बांटे गए थे विषय, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। तो ये जो बंटवारा था ये मनमाना था
अवैज्ञानिक था, अतार्किक था, कोई तर्क संगत बंटवारा नहीं किया गया था। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, जैसे उदाहरण देता हूँ। कृषि हस्तांतरित विषय था, लेकिन सिंचाई आरक्षित विषय था। तो बिना सिंचाई के कृषि कैसे होगी भाई? इसी तरह से औद्योगिकरण जो है वो हस्तांतरित विषय था, लेकिन औद्योगिकरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले जो मामले थे, जिसमें पूंजी की सप्लाई या अन्य ढांचागत विकास, यातायात जैसी सुविधाएं, वो सब आरक्षित विषय थे। तो कैसे काम हो सकता था? दूसरी बात इसमें यह भी थी कि जो बंटवारा था वो अपूर्ण था। बंटवारा अपूर्ण कैसे था? जैसे मैं बताता हूँ, शिक्षा हस्तांतरित विषय था, लेकिन यूरोपियन की शिक्षा का मामला जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहा, पूरी तरह से सौंपा नहीं गया। यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से नहीं दिया आपने, अधूरा बंटवारा था एक तरह से, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, हस्तांतरित विषयों के मामले में भी उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। गवर्नर के पास बहुत सारी शक्तियां थी, जिसके तहत वो हस्तांतरित विषयों में भी मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं था। ये एक बड़ी कमी इस अधिनियम की थी, इसमें एक कमी बता सकते हैं। तीसरी बात, विभागों के बीच आपस में तालमेल नहीं था, सामंजस्य नहीं था। जो हस्तांतरित और आरक्षित विभाग थे उनमें आपस में तालमेल नहीं था, क्योंकि एक कुछ जो हस्तांतरित विभाग थे उनका दायित्व उनकी देखभाल जो है मंत्रियों द्वारा की जा रही थी, जो जो निर्वाचित थे और जो स्थायी नहीं थे एक तरह से कह सकते हैं, और जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे उनकी स्थिति कंपैरेटिवली मजबूत होती थी, क्योंकि वो गवर्नर के निकट होते थे। तो वो परवाह नहीं करते थे इनके मंत्रियों की, और उनके साथ सहयोग नहीं करते थे, उनमें तालमेल नहीं था आपस में। कुल मिलाकर के बात ये है। नेक्स्ट, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व। मंत्री जो थे वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे एक तो, और दूसरा वो विधानमंडल के प्रति भी उत्तरदायी थे। लेकिन अब इस दोहरे उत्तरदायित्व के कारण उनके सामने हमेशा संकट बना रहता था, और इस दोहरे उत्तरदायित्व में वो गवर्नर के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की कोशिश करते थे, क्योंकि गवर्नर उनको पद से हटा सकता था। अगर गवर्नर खुश है तो मंत्री को कोई पद से नहीं हटा सकता, कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि विधानमंडल में भी गवर्नर के बहुत सारे जो अनिर्वाचित सदस्य थे गवर्नर के नियंत्रण में थे, तो उनकी सहायता से मंत्री अपने पद पर बना रह सकता था। तो इस दोहरे उत्तरदायित्व के कारण भी बड़ा असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। नेक्स्ट, हस्तांतरित विषयों के प्रशासन के लिए पृथक आर्थिक संसाधनों का अभाव था। हस्तांतरित विषय जो रखे गए थे, जैसे हमने पहले भी विशेषताओं में बताई थी आपको, उनके लिए पैसा जो खर्च होगा उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं था। बजट एक ही था, उसी में से गवर्नर कुछ हिस्सा इनको भी देता था, और ये पूरी तरह से गवर्नर की मर्जी पर था कितना देना है, क्या देना है। और निश्चित रूप से गवर्नर अपने जो नियंत्रण के विभाग थे उनको ज़्यादा तरजीह देता था, ये स्वाभाविक सी बात थी। नेक्स्ट, लोक सेवक भी जो है मंत्रियों का सहयोग नहीं करते थे पूरी तरह से। उनमें एक दंभ की भावना होती थी और मंत्रियों को ज़्यादा भाव नहीं देते थे, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पास हस्तक्षेप की बहुत सारी शक्तियां थी, वो विभिन्न परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता था। एक जैसे मान लीजिए कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया, राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं था कि उस निर्णय को माने, वो चाहता तो उस निर्णय को बदल सकता था। आपातकाल की स्थिति में तो वो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन ही अपने हाथ में ले सकता था। तो कहने का मतलब ये था कि गवर्नर के पास बहुत सारी शक्तियां थी, जिनके कारण वो
इस व्यवस्था को भंग करने की स्थिति में था। एक और समस्या ये है कि राजनीतिक दलों ने भी इसका विशेष प्रयास नहीं किया इस व्यवस्था को सफल बनाने का। आपको पता है 1920 में पहली बार चुनाव हुए थे इस अधिनियम के तहत, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस असहयोग आंदोलन चला रही थी उस समय, बाइकआउट किया था कांग्रेस ने चुनावों का। 1923 में जब दोबारा चुनाव हुए 3 साल बाद, कांग्रेस ने इसमें भाग लिया स्वराज्य दल के रूप में। और स्वराज्य दल के बारे में आपको पता ही है कि स्वराज्य दल का एक उद्देश्य था कि विधानसभाओं में जाकर के विधानसभाओं को विफल किया जाए। यानी वो वहाँ पर उसको सफल बनाने के प्रयास करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उस व्यवस्था को भंग करने के लिए गए थे। तो जब हम चलाना ही नहीं चाहेंगे किसी व्यवस्था को तो चलेगी कैसे? ये भी एक कारण, व्यवहारिक कारण रहा है इसकी विफलता में। नेक्स्ट चलते हैं। एक और कठिनाई ये थी इसमें कि राज्यपाल जो है हस्तांतरित विषयों के प्रशासन के लिए मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, ये हम बता ही चुके हैं आपको पहले। नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके वो ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक और बात थी यहाँ पर लास्ट, कोई मामला हस्तांतरित विषयों में आता है या आरक्षित विषयों में, इसका अंतिम निर्णय गवर्नर को करना था, राज्यपाल को करना था। तो ये भी एक कठिनाई थी। और गवर्नर हमेशा जो है निश्चित रूप से अपने ही पक्ष में निर्णय देगा। कोई भी व्यक्ति गवर्नर, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पित थे, तो कम से कम शक्तियां हस्तांतरित विभागों को देने के इच्छुक थे। इन सब कारणों से, इन सब सैद्धांतिक कमियों और व्यवहारिक कठिनाइयों से ये जो दोहरा शासन की व्यवस्था थी ये विफल हुई। अब हम इसके बाद 1919 के अधिनियम की सामान्य आलोचना की बात कर लेते हैं। 1900 अधिनियम के जनरल जो आलोचना थी बहुत संक्षेप में बात करेंगे, विस्तार से हम जब चर्चा की थी अधिनियम की वहीं पर ये चीज़ें आ गई थी। पहली बात तो ये कि केंद्र में पूर्ववत अनुत्तरदायी शासन। देखिए 1919 के अधिनियम से जो कुछ मिला था वो प्रांतों को मिला था, जो थोड़ा सा हिस्सा दिया गया था उत्तरदायी शासन का वो प्रांतों को मिला था। केंद्र में कुछ भी बदलाव नहीं है, केंद्र की सरकार पहले की तरह अनुत्तरदायी बनी रही। वो भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी, भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। हालांकि केंद्रीय विधानमंडल में जो है निर्वाचित बहुमत रखा गया था, लेकिन वो अपर्याप्त था, उनको कोई शक्तियां नहीं मिली थी। गवर्नर जनरल की अत्यधिक शक्तियां थी, आपको पता ही है। कोई भी कानून, उसके बहुत सारे कानूनों में उसकी पूर्वानुमति से विधेयक रखा जाता था, उसकी अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता था। वो चाहता तो विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध भी कानून बना सकता था सर्टिफिकेशन की शक्ति के द्वारा। यानी बहुत सारी शक्तियां थी उसके पास, कुल मिलाकर थी। केंद्रीय विधानमंडल के पास बहुत सीमित शक्तियां थी। कार्यपालिका पर नियंत्रण का भाव था, वो गवर्नर जनरल पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती थी, उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था उसका। विधि निर्माण की सीमित शक्ति थी उसके पास, कानून बना सकती थी लेकिन बहुत सीमित। गवर्नर जनरल चाहता तो उसको अनुमति देता, चाहे नहीं देता। वित्त पर भी उसका नियंत्रण बहुत कम था। कुल मिलाकर के एक संप्रभु संस्था के रूप में नहीं थी। तीसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल की दोषपूर्ण संरचना थी, ये बता चुका था मैं आपको पहले भी। इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी ये थी कि ये जो है दो बातें थी। तो प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, पहली बात तो ये। दूसरा, सीमित मताधिकार था, प्रॉपर्टी संबंधी योग्यताएं रखी गई थी। और तीसरी बात, सांप्रदायिक निर्वाचन पर आधारित था। 3 कमियां इसमें हमने देखी थी मोटे तौर पर। चौथी बात, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था वो असंतोषजनक था, इसकी बात भी हमने बता दी थी आपको। नेक्स्ट, प्रांतीय के सूची के विषयों का 2 भागों में विभाजन अस्पष्ट अतार्किक था, ये हम चर्चा अभी देख ही चुके हैं द्वैध शासन के अंतर्गत। उसके बाद प्रांतीय मंत्रियों का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व वास्तविक नहीं था, इसकी भी हम चर्चा कर चुके थे। गवर्नर की तरफ ही ज्यादा झुके रहते थे, वो विधानसभा की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि गवर्नर जब तक खुश रहता था वो पद पर बने रहते थे। फिर राज्यपाल के पास हस्तक्षेप की शक्तियां थी। और आखिरी बात, मंत्रियों का लोक सेवकों पर कोई नियंत्रण नहीं था।
तो ये तमाम कमियां इस अधिनियम में देखी गई थी। अंतिम बात जो हमें करनी है वो इसके महत्व की बात करनी है। देखिए, हम बहुत सारे दोष हैं, ये हम बात कर चुके हैं, इसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इन दोषों के बावजूद इस अधिनियम की एक खास बात थी कि प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में ये पहला महत्वपूर्ण कदम बढ़ाता है। पहला कदम हमने इस अधिनियम के तहत बढ़ाया, और दूसरा कदम सन 1935 के अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया था, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसने भारतीयों को के स्थानीय जो स्वशासन की आकांक्षा थी उसको पूर्ण नहीं किया, निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन कुछ भूमिका उनको दी, शुरुआत की इसने। अंत में हम कह सकते हैं कि इसमें वही गुरुमुख निहाल सिंह के जो शब्द थे, हमने कहा था कि ऊपरी नियंत्रण में भी कमी लाई गई इसमें, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जनता को शक्तियां सौंपने के मामले में भी कुछ प्रगति इस कानून के द्वारा हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत कुछ कर पाया होगा ऐसी बात नहीं है, कमियां ज़्यादा थी इसमें, किया बहुत कम इसने। कुल मिलाकर के बात अगर हम कहें तो एक बस थोड़ा सा उस दिशा में एक कदम था, आंशिक कदम था, जो सफल नहीं हो पाया, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आप सबका। पढ़िए इसको, समझिए, और कोई समस्या हो तो संपर्क कीजिए, और न समस्या हो तो अगले व्याख्यान की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।